हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे बच्चे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चे, ये एक ऐसा चैप्टर है तो सिर्फ 4 पेजेस का ही, लेकिन मैंने देखा है कि कई बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इक्वेशंस ही इक्वेशंस हैं और लगता है कि ये बहुत ही टफ है। इतनी सारी इक्वेशंस रटना कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं जब पढ़ाने वाला हूँ तो मेरी उम्मीद है ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपके लिए ये चैप्टर चुटकियों का खेल होने वाला है। इसी कोशिश से हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लेकिन एक बात, ये पूरा जो चैप्टर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्शन ऑफ NaOH एंड NH4OH ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो बच्चे, स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं टिप और दे दूं। अगर इस चैप्टर की राह आप आसान बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड्स, खास तौर से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइडेड है। ये लेक्चर अटेंड करने से पहले अगर आप वो अटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो इतने सारे इक्वेशंस के अंदर फॉर्मूले आ रहे हैं, वो आपके लिए और भी ज़्यादा चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो अगर आपको ये अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है ये वाला लेक्चर, तो पहले ये अटेंड कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए, फाइनली बात आई गई एनालिटिकल केमिस्ट्री की। स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको मैं इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में है क्या टोटल, ठीक है। तो बच्चे, बात आई, चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड इज रिलेटेड टू एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब आपको मालूम है ना, आप करते हैं ना हर बार एनालिसिस। जब एग्जाम में पेपर आता है तो पेपर लिखने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस होने लगती है। अरे भैया, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन से हम कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, इसमें कितने नंबर मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे, ये कितने कटेंगे, कितने मिलेंगे, पास होंगे नहीं होंगे, एनालिसिस करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर की। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कंपाउंड्स की एनालिसिस होती है, जिसमें कभी हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से आयंस पड़े हुए हैं या कौन कौन से सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, इसमें किस चीज़ का मिक्सचर है ये, या फिर इसमें जो भी सब्सटेंसेस से मिलके ये बना है तो इसमें कितना अमाउंट फर्स्ट सब्सटेंस का है, कितना अमाउंट सेकंड सब्सटेंस का है। तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। जो जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी यहाँ पे हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन एनालिसिस खुद 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये 2 तरीके की हैं, इसका क्या मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है। क्वालिटेटिव, क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी। एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी। अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये इस चीज़ की एनालिसिस की जाती है कि वो जो भी कंपाउंड है उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, अगर उसकी क्वालिटी पता करनी है, टाइप ऑफ आयंस पता करने हैं, तो ऐसी एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब कोई सब्सटेंस 2 चीज़ों से मिलके बना है तो एक सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी पड़ी है, दूसरे सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी पड़ी है, अगर क्वांटिटी वाइज हमें एनालाइज करना है तो ऐसी एनालिसिस को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटली कैसे करी जाती है, लेकिन अभी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली कैसे करी जाती है। हायर क्लासेस में 11-12 में जाएंगे तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ेंगे कि अगर एक सब्सटेंस आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताओ इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, थ्योरेटिकली कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करनी है, कोई एक कंपाउंड आपको दे दिया और कहा गया कि इसमें बताओ कौन कौन से आयंस हैं, तो उसके लिए कोई हमें दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस उसके साथ मिलाने पड़ते हैं,
ताकि वो मिलाने पर उसका कुछ कलर चेंज हो और कलर चेंज से हम पहचान सकें कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट था। तो वो जो सब्सटेंसेस, वो जो कंपाउंड अलग से मिलाते हैं हम, सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए उन सब्सटेंसेस का नाम दिया गया है रिएजेंट्स। देखिए क्या लिखा है रिएजेंट्स में, कह रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डन आउट बाय कैरिंग टेस्ट विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स यूज करते हैं। रिएजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करे उसे हम रिएजेंट कहते हैं। लेकिन कौन से रिएजेंट्स यूज करें, कई अलग अलग तरीके के रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला खासतौर से 10th क्लास में कौन से रिएजेंट होते हैं, एल्कलीज आर नोन टू बी वेरी गुड रिएजेंट्स। केमिस्ट्री लैब में एल्कलीज की बात करें, वाटर सोल्यूबल बेसिस की बात करें, तो वो गुड रिएजेंट्स होते हैं जो हमें पहचानने में हेल्प करते हैं कि इसमें दूसरे सब्सटेंस में कौन से आयंस पड़े हैं। तो एल्कलीज आर इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट्स। दो एल्कलीज जनरली यूज करी जाती हैं, इस चैप्टर में हम यूज करेंगे दो ही, एक NaOH एक NH4OH। ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये एक वीक एल्कली है। स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब ये बहुत सारे आयंस देती है पानी में जाने पर, OH-, ये थोड़े कम आयंस देती है। फिलहाल बोथ दीज एल्कलीज गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट विद वेरियस मेटल कैटायंस। कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है यूनिक टेस्ट देती है कि अगर ये दो एल्कलीज हम अलग अलग सब्सटेंसेस में मिलाएंगे तो उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि इसके अंदर कौन सा आयन मिला हुआ है। तो इस चैप्टर में यही हमें जानना है कि NH4OH और NaOH डाल के कौन सी नई चीज़ बनेगी, उसका कलर क्या होगा और उसके कलर से हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो कौन सा आयन प्रेजेंट है, उससे पहले हमें अलग अलग आयंस के कलर जानना ज़रूरी है पहले, जो आपको याद करना पड़ेगा कि आयंस का कलर क्या होता है। कौन से आयंस, कैटायंस अलग, एनायंस अलग। पॉजिटिवली चार्ज आयंस का और नेगेटिवली चार्ज आयंस का कलर हम बताने जा रहे हैं आपको। कॉपी पेन लिख के बैठ जाइए, बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस के साथ आप साथ साथ में लिखते जाएं। लिख लिख के जितना करेंगे उतना ही आपके दिमाग में स्ट्रांगली छप जाना है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है, और शुरू कर दीजिए हमारे साथ लिखना। बीच बीच में पॉज करते जाइए, जो भी बोर्ड पे चीज़ आ रही है वो आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं इक्वेशंस लिखूंगा, पहले आप समझिएगा कैसे लिखें, उसके बाद पॉज करके प्रोडक्ट्स अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो चलते हैं आगे। तो प्यारे चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कलर ऑफ कैटाइंस। आपको याद करना है, लिखना है कि अलग अलग कैटाइंस के कौन कौन से कलर होते हैं। लगभग 14 कैटाइंस मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ, जिसके कलर आपको याद करने ही करने हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे कैटाइंस लिखे हैं, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे कैटाइंस कलरलेस होते हैं, जबकि ये सारे कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस कलर्ड होते हैं। किसका कौन सा कलर है ये आपको याद करना है। क्यूप्रिक आयन की बात करें, Cu2+ वाले की बात करें तो ब्लू होता है, Fe2+ लाइट ग्रीन, Fe3+ येलोइश, Ni2+ ग्रीन, Cr3+ ग्रीन, Mn2+ ग्रीन। प्यारे टोटल ये 14 हैं। बच्चे बोले सर ऐसे 14 के 14 हम कैसे याद रख पाएंगे कि किसका कौन सा कलर है, किसका कौन सा कलर है। तो प्यारे मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप 3, 4 या 5 के याद रख लो तो आपके 14 के 14 याद हो जाएंगे आपको। कैसे, वो अभी मैं बताता हूँ। देखो प्यारे, आपके 10th के सिलेबस में सिर्फ कलर्ड की बात करें तो सिर्फ 3 ही कलर्ड वाले आयंस आपके आने हैं। कौन कौन से, क्यूप्रिक आयन, फेरस और फेरिक। तो ये 3 आप बस याद कर लो, इससे बाकी सारे भी याद हो जाएंगे। कैसे, देखो कलर्ड वाले में निकल, क्रोमियम और मैग्नीज की तो कोई इक्वेशन आपके यहाँ है नहीं, ठीक है। ये 3 की ही इक्वेशंस हैं। अगर ये 3 याद कर लो तो इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव आयन आएगा वो ऑब्वियसली वो कोई भी पॉजिटिव आयन इन सब में से ही हो सकता है और कहीं से आएगा नहीं। और ये सारे कैसे हैं, ये सारे कलरलेस हैं। तो अगर आपने 3 याद कर लिए कि क्यूप्रिक आयन के Cu2+ का ब्लू कलर है, Fe2+ का लाइट ग्रीन है और Fe3+ का आपका येलोइश ब्राउन है, तो बस ये 3 तो याद कर सकते हो ना। अभी 14 तो नहीं रह गए ना, 3 याद करने हैं आपको। इसके अलावा कोई भी आए सारे के सारे आयंस कैसे होंगे,
कलरलेस होंगे। ठीक है, तो ये प्यारे आप नोट कर लो, ये 3 आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जब पूरा चैप्टर आप अच्छे से कर लो, आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएं, तो आखिरी में इन 3 के भी कलर कहीं पे नोट कर लेना, आ जाए तो कम से कम लिख सको। वैसे आएंगे इक्वेशंस इसी की। ठीक है, तो ये तो हो गए कैटाइंस की बात। अभी हम कर लेते हैं किसकी, पॉज करके ये नोट करो, इसके बाद हम करते हैं किसकी बात, एनाइंस की। तो प्यारे आपके सामने आ गए हैं अभी एनाइंस के कलर। एनाइंस मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, ये सब नेगेटिव चार्जेस हैं। ये परमैंगनेट आयन है, ये आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। ये कुछ नए आयन्स हैं, है ना। ये आप 3 नए, ये 6 नए आयन्स हैं, इसको याद कर लो आप। जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है। क्यों पर्पल कलर का बन जाता है पानी में डालने पे, क्योंकि उसमें परमैंगनेट का आयन बनता है MnO4- जिसका कलर पिंक होता है। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने पढ़ा होगा K2Cr2O7, वो ऑरेंज कलर का होता है, किस वजह से, अपने क्रोमेट आयन की वजह से। ऐसी पोटेशियम क्रोमेट आयन होता है, ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है, ये इनका ये कलर होता है। कलर आप याद कर लो। इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस के लिए सिर्फ ये 3 आयन्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इक्वेशंस में यही 3 यूज होने वाले हैं, ये 3 यूज नहीं होंगे। ये 3 कलर्ड हैं, बाकी ये और ये सारे के सारे कलरलेस हैं। तो अभी मैं इसकी डिटेलिंग कर रहा हूं। ये तो हम जो हमने आपको लेक्चर बताया हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, उस लेक्चर में हमने इन सारे आयन्स की बात करी है। अभी इसकी बात कर लो प्यारे। ये जो ये ZnO2 होता है, ये एक आयन होता है जिसपे 2-, AlO2 पे 1-, PbO2 पे 2-। इसे कहते हैं जिंकेट आयन। ये है एल्यूमिनेट आयन और ये है प्लम्बाइट आयन। प्लम्बाइट आयन, इस पे क्या चार्ज है प्यारे, वो आपको याद रखना है। और कभी अगर भूल भी जाओ कि जिंकेट पे क्या चार्ज था, तो ये निकालना बहुत आसान है। कैसे, आप देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इस तरीके से ZnO2 है। अगर आपको ये याद है कि Zn पे आपको मालूम है 2+ चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2- और 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इंटू दिस कितने हो गए, 4-। अब 2+ और 4- मिलके कितना आएगा, ऑब्वियसली 2- आएगा। अगर आप इसको ऐड करो तो देखिए इस पे 2- चार्ज होता है। नहीं समझे, एक बार इस पे देख लो, AlO2 पे कैसा चार्ज होता है, अगर 2- होता है या 3- भूल भी गए तो आपको याद है इस पे 3+ का चार्ज होता है, इस पे 3+ का चार्ज होता है और O पे 2- का चार्ज होता है। तो इधर हो गया 3+, और क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं तो दिस इंटू दिस हो गया 4-। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया, 1-। तो देखो इस पे 1-। ऐसे ही इसका अगर निकालें तो ये देखिए PbO2 का अगर निकालें, इस पे क्या चार्ज है ओवरऑल, Pb पे 2+ का चार्ज होता है, O पे 2- का होता है। 2+ दिस इंटू दिस अगर करें तो 4- ओवरऑल हो गया 2-। यानी प्लम्बाइट आयन पे 2- का चार्ज होता है। इस पे क्या चार्ज है, इस पे मैं गौर फरमा रहा हूं, आप भी फरमाइए। ये आगे 3 यूज होने वाले हैं, बाकियों की यहाँ इस चैप्टर में कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नोट आप सारे कर लीजिए, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए ये नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। ओके, चलिए। ओके प्यारे बच्चे, जैसे कि आज के लेक्चर का टॉपिक था एक्शन ऑफ NaOH एंड NH4OH ऑन सर्टेन सॉल्ट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ NaOH ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस लेंगे, उसमें पहले हम NaOH डालेंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर उन्हीं में NH4OH डालेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। उनके प्रोडक्ट्स के कलर से किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस में NaOH डाला था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आई, कॉपी निकाल लीजिएगा, साथ साथ में लिखते जाइएगा। सबसे पहले बात है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 कैसे आया फॉर्मूला प्यारे, अगर वो लेक्चर जो मैंने बताया लिंक में दे रखा है पढ़ लोगे तो ये डायरेक्ट अपने आप लिख सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम NaOH में डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आप देखो कितना आसान है। आपको मालूम है Ca पे 2+ चार्ज होता है, NO3 पे 1- होता है, Na पे प्लस होता है 1 और OH पे माइनस। सिर्फ आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है इसमें आयंस का एक्सचेंज कर देना है, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ। तो कैल्शियम जब OH के साथ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका
फॉर्मूला होगा CaOH होल ट्वाइस। अब बच्चे कुछ कह रहे होंगे कि सर CaOH होल ट्वाइस ही क्यों लिखा, CaOH होल थ्राइस क्यों नहीं लिख दिया? तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक मेथड है, वो ही मैंने उस लेक्चर में समझाया है, बार बार बोल रहा हूँ। वो एक बेसिक चैप्टर अगर करके आएंगे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे अलग अलग समझाने लगा हर कंपाउंड का फॉर्मूला तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और फिर बोरिंग भी होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला कैसे आया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है। ऐसे ही Na जो है NO3 के साथ जाएगा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? NaNO3। लेकिन इसमें एक बात है, जो हम आगे भी कई सारे कंपाउंड्स लेंगे, क्योंकि NaOH से ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेटल के जो सॉल्ट्स हैं ऑब्वियसली OH के साथ जाके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाई है, ये सारी की सारी हाइड्रोक्साइड्स ही बनेंगी। जितनी भी हाइड्रोक्साइड यहाँ बनेंगी दे ऑल विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब कि अगर दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस बनता है, जो या तो ऊपर तैरता है हल्का होने की वजह से या कभी नीचे भी बैठता है। उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका अपना एक कलर होगा। और आपको इसका कलर बता दूं तो ये जो कलर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट का, इट इज वाइट PPT। ठीक है, तो ये वाइट PPT होता है। जबकि ये कैल्शियम नाइट्रेट का अगर कलर पूछा जाए तो इसका कलर होता है कलरलेस। कलरलेस बोले सर कलर कैसे याद रखें? बेटा अभी तो आयंस के कलर आपने देखे थे, आपको पढ़ाया गया था Cu2+, Fe2+ और Fe3+। सिर्फ इन तीनों के कलर आपको याद रखने हैं, बाकी सब कलरलेस हैं। तो यहाँ पे Ca2+ के होने की वजह से इसका कलर क्या होगा आपको मालूम है? Ca2+ का आपका होता है कलरलेस, तो ये भी हो जाएगा कलरलेस। लेकिन कलरलेस से जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो हमेशा वाइट बनेगा। कलरलेस सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट हमेशा वाइट बनेगा। एक नोट कर लो, किसका कलर? Cu2+ का कलर याद रखना है ब्लू, और Fe2+ का कलर याद रखना है ग्रीन टाइप होता है, लाइट ग्रीन। और Fe3+ का कलर होता है येलोइश कलर होता है। चलो येलो लिख ले रहा हूँ। इन तीनों के अलावा बाकी सब कलरलेस, बाकी 2-3 के कलर थे वो आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये नोट कर लो। फिर दूसरी बात आई किसकी? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है प्यारे FeSO4। FeSO4 को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करें तो बहुत ही आसान है। Fe जो है वो OH के साथ जाएगा, बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला FeOH होल ट्वाइस। और NaSO4 के साथ जाएगा, बनेगा सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला Na2SO4। फॉर्मूला कैसे आ रहा है प्यारे? फॉर्मूला एक बार बता दूं, सोडियम और सल्फेट का, सोडियम पे 1+ चार्ज होता है, सल्फेट पे 2- क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया Na2SO4। यही मैंने उस लेक्चर में समझाया है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप भी डायरेक्ट लिख पाओगे अगर वो लेक्चर अटेंड करके आओगे। ठीक है, फिलहाल चलिए, ये भी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। फेरस हाइड्रोक्साइड है, छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा, फेरस हाइड्रोक्साइड है। और ये कौन से कलर का होगा प्यारे? आप देखिए जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में Fe2+ आयन होने की वजह से ये ग्रीन कलर का होता है, और पेल ग्रीन होता है थोड़ा सा। ठीक है, और इससे जो प्रेसिपिटेट बनता है ये बनता है आपका डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन का मतलब थोड़ा काला सा, गंदा सा ग्रीन इसका प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, डर्टी ग्रीन PPT। ओके, तीसरा देखिए क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका कलर, भैया जिसका कलर मैं नहीं लिख रहा हूँ NaOH और Na2SO4 ऑब्वियसली ये कलरलेस होंगे। और जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे कंपाउंड्स के नीचे नाम होना ज़रूरी है, तो हर कंपाउंड के नीचे नाम लिखिएगा। मैं यहाँ पे घिचपिच ना हो, बहुत सारी इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मेन कंपाउंड्स के नाम लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आई प्यारे आपकी फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। फेरिक में 3+ वाला आयन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है येलो। फेरिक क्लोराइड का येलो। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ येलो। ठीक है, चलिए अच्छा, ये इससे रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली FeOH के साथ जाएगा। यहाँ फेरस था तो फेरस हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ फेरिक है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला OH थ्राइस होता है, क्योंकि Fe पे 3+ का चार्ज होता है। प्लस Na2SO4, सॉरी Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है बेटा, बैलेंस भी करनी होगी। जैसे यहाँ 2 Na है तो यहाँ 2 Na लगाओगे, 2 OH है 2 OH,
और ये बैलेंस हो गया। ऐसे यहाँ पे Cl 3 है तो यहाँ 3 Cl होने चाहिए, 3 Na हैं तो 3 Na होने चाहिए, 3 OH हैं तो 3 OH, ये बैलेंस होगा। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करोगे, ऊपर वाली भी बैलेंस नहीं है, नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे भी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ये ऑब्वियसली फिर प्रेसिपिटेट होगा। अभी कलर में एक साथ बताऊंगा आपको। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मालूम है, CuSO4। ये जब NaOH के साथ जाएगा तो Cu किसके साथ जाएगा, OH के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा, CuOH होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट होगा हाइड्रोक्साइड का, और NaSO4 के साथ जाके Na2SO4। बैलेंस आप खुद करेंगे सारी क्वेश्चन लिखने के बाद, कसम खाइए बैलेंस करके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4। Zn किसके साथ जाएगा, OH के साथ, बनेगा ZnOH होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड। Na जाएगा सल्फेट के साथ, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। देखिए कितना आसान है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 3 कलर्स रटने हैं और बाकी इक्वेशन में प्रोडक्ट्स क्या हैं बिल्कुल नहीं रटने। ठीक है, रटने वाला चैप्टर को मैंने आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए लेड नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, Pb पे 2+ होता है, NO3 पे 1- चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। तो Pb पे 2+, NO3 पे 1-, ये OH के साथ जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट्स हैं सारे, प्लस NaNO3 के साथ जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे आप। ठीक है, अभी कलर की बात कर लें, नाम आप अपने आप लिखोगे, यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कलर की बात करें तो प्यारे, अगर ये येलो है तो यहाँ पे जो कलर बनेगा ये बनेगा रेडिश ब्राउन। क्या, रेडिश ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन PPT। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है, Cu2+ आयंस का ब्लू होता है, तो ये भी ब्लू सॉल्यूशन होगा, ब्लू सॉल्यूशन होगा। जिंक सल्फेट में Zn2+ है, Zn2+ वहाँ नहीं लिखा है, और जो नहीं लिखा है यानी उसका कलर कलरलेस, तो ये होगा आपका कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, इसके आगे लिख दे रहे हैं घिचपिच ना हो, ये ब्लू सॉल्यूशन और ये कलरलेस। ठीक है, और Pb2+ यहाँ नहीं लिखा है तो Pb2+ भी कैसा होगा, कलरलेस। तो देखो कलर लिखना भी अब रटने की बात नहीं रही, 3 कलर आपने वहाँ लिख लिए, उसके अलावा जितना भी आएगा कलरलेस कलरलेस कलरलेस, बस ये 3 कलर याद रखने थे, ये 3 याद रखने हैं, बाकी और कोई याद नहीं रखने। ग्रीन सोल्यूशन, येलो और ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू, बाकी सब कलरलेस। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट का क्या कलर होगा वो देखो, ब्लू सोल्यूशन से पेल ब्लू। ठीक है, पेल ब्लू PPT। ठीक है, और कलरलेस, कलरलेस जब भी होगा, कलरलेस से हमेशा वाइट PPT बनेगा, हमेशा वाइट PPT बनेगा, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन बेटा इसमें जो PPT होगा ये जेलेटिनस वाइट होगा, ये होगा आपका जेलेटिनस, गलत लिख दिया, जेलेटिनस वाइट, थोड़ा जेल टाइप का वाइट होगा, जबकि इसमें होगा चौकी वाइट। क्या, चौकी वाइट। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कब जेलेटिनस है और कब चौकी है। मैंने अपना एक तरीका बना रखा है, मैं जब समझाता हूँ कहीं मैं ना भूल जाऊँ तो इसके लिए कैसे याद रखता हूँ, 2 वर्ड तो याद है मेरे को, जेलेटिनस एंड चौकी, लेकिन जिंक का क्या है और लेड का क्या है, इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बना रखा है, बोले जेलेटिनस, जै का जेड, जेड और जै मिल रहा है वर्ड आपस में, तो बोले जिंक का ही जेलेटिनस हो सकता है, तो ये जेलेटिनस हम लिख देते हैं जिंक में। ऐसे ही इसका चौकी कैसे याद रखा, बोला चौकी, चौकी का सी के पास आता है जस्ट उससे पहले बी, चौकी से पहले सी से पहले आता है बी, और बी किस में होता है, लेड में, PB, तो बोले बी वाला जो है वो सी होगा, बी वाला जो है वो सी होगा, यानी PB लेड का जो प्रेसिपिटेट है इट विल बी चौकी वाइट प्रेसिपिटेट। तो उम्मीद है आप भी ऐसे ही कर लीजिए, नहीं तो अपने कुछ भी अंट शंट बना लीजिए, इतने वियर्ड कर दीजिए जो आपके दिमाग में रह जाएं। ठीक है प्यारे, तो ये तो कलर इस तरीके से आपने सबके मैंने समझा दी कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और है कि ये तो बन गए, लेकिन इनकी ये जो सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट्स बनाए हैं, अगर इन प्रेसिपिटेट्स बने कैसे हैं, NaOH डाल के,
NaOH डाल के। लेकिन अगर इसमें और NaOH डाल दें, एक्सेस में NaOH डाल दें, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में ये डाला, प्रेसिपिटेट बन गया चॉकी वाइट, अगर उसमें और एक्सेस में NaOH डाल दें तो क्या रिएक्शन होगा वो भी नोट करना पड़ेगा। क्या रिएक्शन होगा, देखिए बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इन एक्सेस ऑफ एल्कली, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इन एक्सेस ऑफ एल्कली सॉरी, ये जो प्रेसिपिटेट बने ये सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, मतलब जो प्रेसिपिटेट बने थे गाढ़े गाढ़े सेमी सॉलिड सब्सटेंस बना था, अगर हम उसमें NaOH डाल दें तो कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि वो जो प्रेसिपिटेट बना है वो ख़त्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन फिर से मिल जाता है। और कई केस में ऐसा होता है कि NaOH डाला आपने प्रेसिपिटेट पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसा ही इनसॉल्युबल फॉर्म में ही रहा। तो किस में सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, किस में इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, ये आपको याद करना है प्यारे। अगर हम सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, अगर इसमें और NaOH डालते हैं तो जो प्रेसिपिटेट होता है इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल। ऐसे ही अगर इन तीनों की बात करें हम, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इन तीनों में प्यारे इनसॉल्युबल होता है। मतलब इनसॉल्युबल का क्या मतलब है आप जानिए। इसका मतलब अगर इन तीन प्रेसिपिटेट्स में और NaOH डाल दें, इसमें NaOH डाल दें तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये वैसे का वैसे ही बना रहेगा, ये डिसॉल्व, ये सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें इन दोनों की, इन दोनों में अगर एक्सेस में NaOH डाल दें तो हाँ ये दोनों के दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व हो जाएंगे का मतलब प्रेसिपिटेट विल डिसअपियर। क्यों प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों जो बना है इसमें और NaOH डालेंगे, शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिंक हाइड्रोक्साइड में अगर हम और एक्सेस NaOH डालेंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2O, और ये दोनों, और वाटर तो सॉल्युबल है ही, जो सोडियम जिंकेट बनता है ये भी क्लियर सॉल्यूशन सॉल्ट होता है एक, जिसकी वजह से वहाँ पे ZnOH होल ट्वाइस रहता ही नहीं, वो तो रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेता है, सॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। ये जो रिएक्शन ये कैसे हुई इसकी डिटेलिंग हम अगले पार्ट में इसी चैप्टर के करने वाले हैं, इसलिए अभी मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताया। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बोले सर ये इतने सारे लिख दिए और फिर कुछ सॉल्युबल हैं कुछ इनसॉल्युबल हैं, सर ये कैसे याद रखें कौन से इनसॉल्युबल हैं। कुछ बच्चे तो सुनते सुनते ही उन्होंने कर लिया होगा, अच्छा ऐसे करेंगे याद कि ये सॉल्युबल है इनसॉल्युबल। भैया जितने भी कलर्ड वाले हैं देख लो, ये 3 कलर्ड वाले प्रेसिपिटेट थे, तीनों में लिखा है इनसॉल्युबल, और जितने भी कलर्ड वाले थे, सॉरी वाइट वाले थे, वाइट वाले ये जेलेटिनस वाइट और चॉकी वाइट, ये दोनों सॉल्युबल हैं। और प्यारे ये जो प्योर वाइट था ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये वाला याद कर लो, बाकी कलर्ड वाले इनसॉल्युबल और जेलेटिनस और चॉकी वाले सॉल्युबल। ठीक है प्यारे, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। नोट क्या, पहले आप क्या करना, आपको ये करना होगा कि आप रिएक्टेंट्स लिखना, सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखना, प्रोडक्ट्स अपने आप बनाना आप, और उनके कलर अपने आप लिखना, और उसके आगे ये अपने आप लिखना कि वो सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें भी कोशिश करना कि सिर्फ आप कंपाउंड्स के नाम लिखो प्लस NaOH, नाम प्लस NaOH, नाम प्लस NaOH। फॉर्मूला भी अपने आप लिखना, जैसे जितनी चीज़ें मैंने अपने आप लिखी हैं वो भी आप अपने आप लिखना बिना ये देखे। ठीक है, एक बात हाँ यहाँ पे और, जैसे ही हमने NaOH के साथ रिएक्शन करा, स्ट्रॉन्ग एल्कली एक NaOH भी है और एक KOH भी है, KOH के साथ भी द सॉल्ट सॉल्यूशंस विल शो द सेम रिएक्शन। अगर KOH ले लेते तो भी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता, बस Na की जगह K आता तो यहाँ KNO3 बन जाता, लेकिन ये प्रेसिपिटेट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनते, कलर वही होता और वो वाली बात भी बिल्कुल वही होती। ठीक है, चलिए ये नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, एक्शन ऑफ NH4OH ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशंस का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, एक कंपाउंड और यहाँ पर कर लीजिए, रह गया था अमोनियम क्लोराइड। जैसे यहाँ में हमने सारे सॉल्ट्स लिए, एक अमोनियम का सॉल्ट और ले लेते हैं। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। इसका NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगा? बाकी सारे लोग तो प्रेसिपिटेट्स बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अमोनियम वाला आयन OH के साथ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ साथ में बेटा जहाँ पे भी अमोनिया के सॉल्ट्स होते हैं जनरली एक गैस बनती ही बनती है। कौन सी? NH3, और साथ में यहाँ पे H और OH मिलके H2O बनाएंगे। यहाँ 3 सब्सटेंसेस बन रहे हैं, साथ में एक गैस भी बन रही है। बाकी रिएक्शन और इस रिएक्शन में फ़र्क ये है कि यहाँ प्रेसिपिटेट्स बने थे, लेकिन यही एक ऐसा रिएक्शन है, यानी ये अमोनियम के सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो NaOH के OH के साथ प्रेसिपिटेट ना बना के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि एक कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन होता है इंस्टेड ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। अब चाहे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे अमोनियम सल्फेट हो, चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, कोई भी हो, सब केसेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बोला कॉपर सल्फेट है, अब कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर नाइट्रेट हो, कॉपर नाइट्रेट हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो, कोई भी सॉल्ट हो, ये इस तरीके से ऐसे बनेंगे। तो जनरल हमने लिख दिया, ऐसे ही ये जनरल यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो ये तो प्यारे बात हो गई आपकी किसकी? NaOH के रिएक्शन विद सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इन्हीं सॉल्ट सॉल्यूशंस का अगर हम NaOH की बजाय NH4OH से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा वो देखते हैं प्यारे। तो ये एक एक करके देखिए आप ज़रा, ये आपके सामने सब कलर वैसे ही लिखे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स वैसे ही बनने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैं पिछले वाले से ही समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो नई पूरी इक्वेशंस अपने आप बना के कि क्या कंपाउंड बनेगा फॉर्मूला अपने आप से लिखिएगा बजाय टीपने के। ठीक है, अच्छा है। सबसे पहले बात आई प्यारे, ये नीचे वाला तो हटा दें, अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा ही नहीं, इसलिए मैं नीचे वाला नहीं लिख रहा हूँ। NH4Cl NH4OH, अरे भैया दोनों NH4 थोड़ी ना आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये वाला रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इसे यहाँ से दे रहे हैं हटा। ठीक है, अभी सबसे पहले बात आई आपकी ये कैल्शियम सॉल्ट्स। बेटा कैल्शियम सॉल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी NH4OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH के साथ क्या बना था वो आपने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था जो कि वाइट PPT था और स्पिरिंगली सॉल्युबल था। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स अगर NH4OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, तो रिएक्शन आपको नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ ये याद करना है कि ये आखिरकार जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी बात आई कि ये तो आप हटाई दीजिए। फिर बात आई नेक्स्ट आपकी आयरन सल्फेट। ये देखिए आयरन सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट बोलेंगे, ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। NaOH की जगह भैया NH4OH आ गया है, लेकिन रिएक्शन वही होगी। Fe जो है OH के साथ जाके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसका कलर डर्टी ग्रीन, इसका ग्रीन, बात वही, कंपाउंड्स वही बनेंगे, बस जहाँ Na था वहाँ NH4 आ गया, तो जहाँ Na है वहाँ पे NH4 बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट बनेगा जिसका फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4। बोले सर कैसे बना? भैया NH4 पे +1 का चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 माइनस का होता है, 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो NH4 पे ट्वाइस, SO4 पे 1। ठीक है, चलिए ऐसे ही तीसरी बात आई फेरिक क्लोराइड, वही सारे कंपाउंड्स अब NH4OH के साथ। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला ये, फेरिक जो है OH के साथ चला गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका कलर येलो तो इसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, वही सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो बजाय NaCl के बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस करना आपका काम है। कुछ बैलेंस मैंने करके दिखाई, कुछ आप बैलेंस करेंगे। एक ये कर दे रहा हूं बैलेंस, NH4 पे 2 हैं तो NH4 के 2 कर दिए, OH के 2 हैं तो OH के यहाँ पे 2 हो गए, और Fe का 1, SO4 का 1, पूरा SO4 का 1। ठीक है, बैलेंस है, बाकी आप बैलेंस करिएगा। अभी नेक्स्ट बात आई आपकी किसकी? कॉपर सल्फेट। ब्लू सॉल्यूशन होता है, NH4 के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के लिए यहाँ पे Na की जगह बस अमोनियम लिख दीजिए, फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4। ऐसे ही नेक्स्ट जिंक सल्फेट।
जिंक सल्फेट का देखिए, जिंक सल्फेट NH4OH के साथ जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पे फिर से अमोनियम सल्फेट, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे, ठीक है। वही जो कलरलेस है वो वाइट बनाएंगे, कलरलेस वाले वाइट बनाएंगे, जिंक वाला जेलेटिनस, PB वाला, बी वाला चौकी वाइट यहाँ पे। लेकिन जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट के बाद लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इसके साथ बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NH4NO3, ठीक है प्यारे। तो ये आपको करने हैं सारे, लेकिन बात आई क्या एक्सेस NH4OH अगर डालें हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट पे क्या फर्क पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ एल्कली, कौन सी, NH4OH। एक्सेस में अगर हम डाल दें तो क्या ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर प्यारे आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले जो आयरन के दोनों हैं वो दोनों के दोनों इनसॉल्युबल हैं, लेकिन यहाँ कॉपर वाला NH4OH में सॉल्युबल हो जाता है, NH4OH में सॉल्युबल हो जाता है, और ये सॉल्युबल जबकि ये बन जाता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है प्यारे। अभी क्या है इससे फ़र्क ये आपको रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ कॉपर और जिंक के ही सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं, और पहले वाले में तो प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फॉर एग्जाम्पल आपसे दो सब्सटेंसेस दिए गए, एक NaOH दे दिया, एक NH4OH दे दिया, A और B बीकर में, कहा कि कैसे पहचानेंगे किसमें NaOH है किसमें NH4OH है। तो आप क्या कहेंगे कि हम दोनों में, फॉर एग्जाम्पल दोनों NaOH और NH4OH में कैल्शियम का सॉल्ट डाल देंगे, जैसे कैल्शियम सल्फेट डाल देंगे। अब कैल्शियम सल्फेट अगर NaOH के साथ करेगा तो आपने देखा था वाइट PPT बन रहा था इससे पहले, लेकिन NH4OH में डालेंगे तो कोई PPT नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे जिसमें कैल्शियम सल्फेट डालने से प्रेसिपिटेट बन रहा है वो NaOH का सॉल्यूशन था, जिसमें नो प्रेसिपिटेशन अकर्स वो NH4OH है। ऐसे ही एक तरीका और है, आप देखिए कि PbNO3 में NH4OH डाला, चाहे NH4OH डाला चाहे आप NaOH डाला, ठीक है, दोनों के दोनों केस में लेड हाइड्रोक्साइड ही बनेगा जो चौकी वाइट होगा, और यहाँ पे NaNO3 बनेगा। लेकिन एक्सेस NH4OH डालने से जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि पिछले वाले में एक्सेस NaOH डालने से वो डिसॉल्व हो जा रहा था, तो ये भी एक फ़ायदे की बात है। कैसे पहचानेंगे, कहेंगे एक में NaOH है, एक में NH4OH है, दोनों में लेड नाइट्रेट डाल देंगे, तो आप कहोगे सर दोनों में वाइट PPT बन जाएगा, चौकी वाइट PPT तो दोनों में बन जाएगा। लेकिन फिर उसमें एक्सेस में NaOH और NH4OH डालोगे, जिसमें एक्सेस में डालने से, एल्कली डालने से वो जो प्रेसिपिटेट बना था वो डिसॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो बीकर NaOH का है, और जिसमें एक्सेस एल्कली NH4OH डालने से वो डिसॉल्व ना हो वो NH4OH है। तो इस तरीके से NaOH और NH4OH में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और आयंस में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, आपको दो आयंस दे दिए, एक दे दिया आपको Fe2+, एक दे दिया Fe3+, एक फेरस एक फेरिक आयन। अब कहा गया कि ये लो इससे पहचानो, एक फेरस सल्फेट है, एक फेरिक क्लोराइड है या फेरिक सल्फेट है, पुड़िया में दे दिया, बोले पहचानो इसमें कौन सा फेरस है कौन सा फेरिक है। तो आप क्या करोगे, दोनों का सॉल्यूशन बनाओगे पानी में डाल के, और दोनों में NH4OH डाल दोगे। जिस सॉल्यूशन में दोनों में प्रेसिपिटेट बनेंगे, जिसमें डर्टी ग्रीन का बनेगा वो भैया फेरस होगा, जिसमें रेडिश ब्राउन PPT बनेगा वो फेरिक क्लोराइड होगा। ऐसे सॉल्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग NH4OH या बाय यूजिंग NaOH। तो अभी आपको समझ में आया कि NaOH और NH4OH वाई दे आर कॉल्ड रिएजेंट्स, या उनकी हेल्प से हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस फेरस है, किसमें फेरिक है, किसमें कॉपर है, वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं है। एक और सवाल सुन लो, आपको दो दे दिए मैंने, जिंक सल्फेट। चलो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको और समझाएंगे। फिलहाल प्यारे, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, पूरा आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एक लास्ट चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल वर्क, उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज़ आएंगी और इसके क्वेश्चंस आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल चलिए पॉज करके इसको पूरा नोट करिए, अपने आप करिए जितना कर सकते हैं, फिर हम
बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो अभी आ रहा है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन NH4OH एंड NaOH। अभी मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से सुन लो। दोनों में कैल्शियम, कई तरीके हैं इसके, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा के लिए आप अपना दिमाग चलाना। दोनों में आप कैल्शियम सल्फेट डाल दीजिए, दोनों में कैल्शियम सल्फेट डाल दीजिए, जिसमें ये डालने से वाइट PPT बनेगा वो NaOH है, जिसमें नो प्रेसिपिटेशन अकर्स वो NH4OH है। आप ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी इक्वेशन साथ में आप लिखेंगे, अगर इससे PPT बन रहा है तो क्या बनेगा, किस चीज़ का PPT बनेगा, वो आपको आंसर में पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करके खुद आप लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्शियम एंड लेड सॉल्ट्स। बहुत ही आसान, दोनों में इसके कई तरीके हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम सॉल्ट जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ, कैल्शियम सॉल्ट जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान देना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस Na2SO4 बनता है, ठीक है ना, और ये वाइट PPT होता है। जबकि लेड सल्फेट को अगर हम NaOH के साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा PbOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये भी वाइट PPT होता है, लेकिन ये वाइट PPT और ये चौकी वाइट। चौकी वाइट का मतलब क्या होता है, जैसे चौक थोड़ी सी 100% वाइट नहीं होती है, थोड़ा सा ग्रेश वाइट होती है, उसी को हम चौकी वाइट कहते हैं। तो जिसमें चौकी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा वो लेड सल्फेट है, जिसमें प्योर वाइट मिलेगा वो कैल्शियम सल्फेट है। ऐसे आप पता कर सकते हैं। एक तरीका और है, आप क्या करो, दोनों में आप NH4OH से भी पता लगा सकते हो। NH4OH से कैसे पता लगाओगे, बोले सर NH4OH डाल दो, आपको मालूम है यहाँ पे नो PPT बनता है, जबकि यहाँ पे चौकी वाइट PPT बनता है। किस चीज़ का बनेगा वो पूरी इक्वेशन लिख के एक्सप्लेन कर दोगे। वी विल ऐड NH4OH टू बोथ द सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉर्म्स एनी PPT वो कैल्शियम का सॉल्यूशन है, कैल्शियम सॉल्ट सॉल्यूशन है। एंड द बीकर इन विच चौकी वाइट PPT इज फॉर्म वो क्या है, वो लेड सल्फेट है। इस तरीके से इक्वेशन के साथ आपको थ्योरी थोड़ी लिखनी होगी और फिर ही आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन। बहुत ही आसान, लेड सॉल्ट ले लें, जैसे PbNO3 है, ठीक है ना, ये PbNO3 लेड सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया और जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, जैसे जिंक सल्फेट। अब कैसे अलग करोगे, उम्मीद है अब समझ पा रहे होगे, दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी। दोनों में NaOH डाल दो, चाहे NH4OH डाल दो। चलो मैं NaOH डाल रहा हूँ। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आप अपने आप लिखना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लेड जब इसके साथ जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये इसका कैसा PPT होता है, प्लस खुद लिखना, चौकी वाइट PPT, जबकि इसका जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड का कैसा होगा, जिसका कैसा होगा, जेलेटिनस वाइट PPT। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे पहचानेंगे, प्लस प्लस अपने आप लिख देना। तो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, वी विल ऐड NaOH टू बोथ द सॉल्ट सॉल्यूशन विच विल फॉर्म चौकी वाइट PPT कंटेन्स lead salt and the solution which forms gelatinous white PPT will contain zinc salt solution। ऐसा वर्ड्स में भी इक्वेशन के बाद लिखना होगा, ठीक है प्यारे। ये पूरा का पूरा अपने आप करिए। फिर इसके बाद आ रहा है आपका क्या, क्विज का क्वेश्चन। देखिए क्विज क्वेश्चन क्या है प्यारे, ये क्विज क्वेश्चन आपको आंसर करना है बाय टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई हैव टू सी कि कितने बच्चे मेरी जो भी बातें पढ़ाई हैं मैंने कितनी कामयाब रही, कितनी आपको समझ में आई हैं तो करके दिखाइए, मुझे बताइए मेरा पढ़ाना कैसा रहा, ठीक है। बात है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस सल्फेट एंड फेरिक सॉल्ट्स सॉल्यूशन। फेरस यानी Fe2+ वाले, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 और फेरिक सल्फेट का होता है
Fe2SO4 होल थ्राइस। ये कहाँ से आया एक बार बता दे रहा हूँ बेटा, फेरस सल्फेट में भी Fe और SO4 होगा, फेरिक सल्फेट में भी Fe और SO4 होगा, लेकिन फेरस में वैलेंसी होती है 2+, फेरिक में 3+, SO4 तो 2- होता ही है, तो ये कट गया 1 तो फॉर्मूला बना FeSO4, ये फेरस सल्फेट, और यहाँ फॉर्मूला बना Fe2SO4 होल थ्राइस। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि किस बीकर में FeSO4 है और किस बीकर में फेरिक सल्फेट है। लिख के क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली, लेकिन लिख के थ्योरी जितनी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। ठीक है प्यारे, चलिए तो आज के लिए छोटा सा ये सेशन था आपका। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स, सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स एंड सर्टेन मेटल हाइड्रोक्साइड। वो कौन से सर्टेन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो हम देखेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा बहुत ही, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया है आज का लेक्चर। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि इस लेक्चर में आपका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा आपका डर कम हुआ कि नहीं हुआ इस चैप्टर को लेके। एक बार फिर से इसको रिवाइज करिएगा बेटे, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।